हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए, और इसमें हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देखें और फिर इस क्लास को देखें। अगर सीक्वेंस से आप क्लासेस देखेंगे तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, जो कि है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गाँव का प्रशासन। इससे पहले हमने पढ़ा था पंचायती राज के बारे में, जो कि हमारा गाँव से ही जुड़ा हुआ था। तो उसमें हमने देखा था पंचायती राज सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है, कितने स्तर उसके होते हैं। अब हम देखेंगे गांव का प्रशासन कैसे चलता है, जो सारी व्यवस्थाएं हैं वहां पर कैसे होती हैं, इन सब के बारे में देखेंगे और कौन कौन व्यक्ति होते हैं जो इसमें अपना योगदान निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस चैप्टर में हम करेंगे कंटेंट वाला पार्ट। इसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो क्योंकि हम गांव का प्रशासन पढ़ने वाले हैं तो गांव के बारे में जान लेना ज़रूरी है थोड़ा सा। तो देखो, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। अब क्योंकि इतने सारे गांव हैं तो उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। ज़रूरतें क्या हैं? जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, या फिर हम कहें स्कूल्स, या फिर कहें हम हॉस्पिटल्स। ये सब जो ज़रूरतें होती हैं गांव में उनको हम जो पूरा करते हैं वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए पूरी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा गांव में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, वो क्या है? ज़मीन। तो ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर खेती का काम होता है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर होते हैं गाँव में। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि है पुलिस थाना। अब पुलिस थाने के बारे में ही भी हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। देखो, एक चीज़ होती है इसमें क्या? एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया या फिर कार्य क्षेत्र होता है जो कि उसके नियंत्रण में रहता है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। तो लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े की जो रिपोर्ट है उस थाने में लिखवा सकते हैं, और ये वहाँ के थाने की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे, जो भी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। पुलिस थाने में काम क्या होता है? देखो, पुलिस थाने में एक थानेदार होता है, जो कि मतलब वहाँ का हम कह सकते हैं मुख्य अधिकारी होता है। इसको हम थाना गृह अधिकारी भी कहते हैं। तो थानेदार ज़्यादातर आपने सुना होगा, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टेशन हाउस ऑफिसर, शॉर्ट में कह देते हैं SHO। तो जब कोई विवाद होता है और कोई पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पर उसको मिलता है थानेदार। और थानेदार क्या करता है? थानेदार विवाद होने पर मामला दर्ज करता है। जब कोई उसे बताता है उस मामले के बारे में, तो वो उसका सबसे पहला काम क्या होता है? मामले को दर्ज करना। तो वो किस तरह से करता है, इसका प्रोसेस हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे। बाकी इसमें बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद आता है राजस्व विभाग का काम, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो इसमें आता क्या है? देखो, जो भी आपका ज़मीन से रिलेटेड काम होता है वो सब हमारा इसी में आता है, लैंड रिकॉर्ड्स रखने में। तो इसमें शामिल है हमारा ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। और ये काम किसका होता है? ये काम होता है पटवारी का। तो पटवारी का ये मुख्य काम होता है कि वो ज़मीन को नापे और उसका रिकॉर्ड रखे। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसके अन्य नाम जो हैं वो हैं पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो। तो ये सभी नाम आपको सुनने को मिलेंगे पटवारी के अलग अलग स्टेट्स में। और इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द पटवारी is known by different names in different states. In some villages such officers are called लेखपाल, in other कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर etc. तो प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऐसा नहीं है कि पटवारी के जो अंडर है वो एक ही गाँव होगा, उसके अंडर जो है ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं। तो कई सारे विलेजेस जो हैं उसके अंडर होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। तो पटवारी गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है। मेन काम जो पटवारी का होता है वो ज़मीन का रिकॉर्ड रखना होता है।
अब पटवारी तो ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन सवाल ये आता है कि पटवारी ज़मीन का रिकॉर्ड आखिर रखता कैसे है। तो इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो पटवारी प्रिपेयर्स मैप्स एंड अदर डिटेल्स विच हेल्प्स हिम इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो पटवारी करता क्या है कि नक्शे और अन्य विवरण तैयार करता है, जिससे उसको रिकॉर्ड बनाने में मदद मिलती है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके वो अपनाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आपको मिलेगा क्या कि एक लंबे लोहे की जंजीर का वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम जरीब कहते हैं। और जरीब जो है ये मध्य पूर्व और दक्षिण पश्चिम एशिया में भूमि माप की एक पारंपरिक इकाई है, मतलब कि काफ़ी समय से ये चलती आ रही है। और एक जरीब का मतलब होता है 1 हेक्टेयर, यानी 1 जरीब इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर इसका माप है। इसको ध्यान रखेंगे। तो जरीब कुछ इस तरह का दिखता है, देखो ये लोहे की जंजीर होती है और इसको हम भूमि माप के लिए यूज़ करते हैं। इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पटवारी खेतों को नाप कर ये देख सकता है कि गांव के नक्शे से वो मेल खाता है कि नहीं। जैसे कभी कभी झगड़े हो जाते हैं गांव में ज़मीन को लेकर के। क्या होता है गांव में, ये चीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी कि कुछ लोग थोड़ी बहुत ज़मीन जो है अपनी, मतलब दूसरों की, वो हड़प लेते हैं। तो मतलब ये चलता रहता है गाँव में। तो इसमें पटवारी का अहम रोल रहता है। पटवारी जो है खेतों को नाप कर इसका फैसला करता है कि गाँव के नक्शे से मेल खा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इंग्लिश में है। तो कुछ इस तरह से पटवारी इसका रिकॉर्ड रखता है ज़मीन का। देखो एक तो होता है ये खसरा नाम से आपका जो रिकॉर्ड रखता है वो। तो यहाँ पर देखो वो डिटेल्स लिखता है, एरिया इन हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर ज़मीन किसकी है, यहाँ पर उसकी डिटेल होगी। और यहाँ पर और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी फसल वगैरह की। तो इस तरह से वो रिकॉर्ड रखता है। और इसके अलावा वो एक गांव का नक्शा भी रहता है उसके पास। गांव का नक्शा कुछ इस तरह का रहता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो गांव के नक्शे में आपको जो मेन चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर सड़क दिखाई हुई है, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर कुआं है, कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। और ज़मीन का जो है इस तरह से नक्शा बनाया रहता है कि इस एरिया में इसकी ज़मीन है, और नंबर से वो रिकॉर्ड रखता है इसका कुछ इस तरह से ही। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है ज़मीन का रिकॉर्ड रखने का। तो इससे क्या होता है वो ईजिली पता लगा सकता है कि किसकी ज़मीन कितनी है और किस जगह पर है। पटवारी और क्या काम करता है, देखो पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, यानी कि जो लैंड टैक्स होता है, जो लैंड रेवेन्यू होता है वो कलेक्ट करता है फार्मर्स से। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में भी वो जानकारी देता है। तो क्या क्या काम हो गए, एक तो भूमि का रिकॉर्ड रखना, लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और जो फसलें उगाई जाती हैं अपने क्षेत्र में उसके, मतलब जितने भी गांव उसके अंडर में होंगे उन सभी का वो रिकॉर्ड देता है सरकार को। और इसके अलावा ये ज़रूरी है कि पटवारी इन रिकॉर्ड को समय समय पर दुरुस्त करता रहे, यानी कि अपडेट करता रहे। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दीज रिकॉर्ड्स। अपडेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि किसान कई बार फसल बदल लेते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। मान लो हमने पहले रिकॉर्ड लिया था उस किसान का कि वो गेहूं की फसल उगा रहा था, लेकिन अगर वो नेक्स्ट फसल बदल लेता है, यानी वो अगली बार क्या करता है, वो सरसों की फसल उगाने लगता है, तो इसके लिए उसको पटवारी को उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किस एरिया में कौन सी फसल उगाई जा रही है और कितनी उगाई जा रही है, उसका वो रिकॉर्ड देता है सरकार को। तभी आपने सुना होगा सरकार कहती है कि सरकार से आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि इस बार हमारे यहाँ इतनी फसल हुई है गेहूँ की, हमारे पास इतना गन्ना का उत्पादन हुआ है, इतना इस चीज़ का उत्पादन हुआ है। वो इसीलिए पता चलता है वो, क्योंकि वो पटवारी से रिकॉर्ड गवर्नमेंट को मिलता रहता है। इसके अलावा कोई कहीं कुआं खोद लेता है तो उसकी परमिशन नहीं होती है कि आप कहीं भी कुआं खोद लें, तो किसान ये काम ना कर ले, इसके लिए भी पटवारी को रिकॉर्ड इसका रखना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो पटवारी के ये सभी काम होते हैं, ध्यान रखेंगे, इसके काम के बारे में पूछा जाता है अक्सर। अब देखो बात ये आती है कि क्या पटवारी का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है गवर्नमेंट से, उसका जो काम है वो कौन देखभाल करता है, क्योंकि पटवारी तो इतने सारे हैं, क्योंकि कुछ गाँव ही तो पटवारी के अंडर रहते हैं, फिर उनकी देखभाल कौन करता है, पटवारी का रिकॉर्ड कौन रखता है। तो पटवारी का रिकॉर्ड रखने के लिए सीनियर लोग होते हैं, सीनियर पीपल होते हैं। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क, जो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन करते हैं जिसका, तो उससे ऊपर भी लोग होते हैं पटवारी से ऊपर। तो इसको हम एक सीक्वेंस से समझ लेते हैं कि किस तरह से डिपार्टमेंट में बटा होता है हमारा पूरा देश। देखो सबसे पहले हमारा देश जो है वो स्टेट्स में बटा होता है, राज्यों में विभाजित होता है। इस स्टेट्स के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, यानी ज़िले आते हैं, क्योंकि जो स्टेट्स हैं हमारे, राज्य जो हैं वो ज़िले में या फिर डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट भी, देखो डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा एरिया है, तो वो ईजिली हम चला सकते हैं उसको।
तो डिस्ट्रिक्ट को भी हम सब डिवीज़न में बांटे रखते हैं। सब डिवीज़न होते हैं डिस्ट्रिक्ट के भी। सब डिवीज़न को हम क्या कहते हैं? तहसील या फिर तालुका। तो देखो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप जो बनवाते हैं, वो तहसील से बनते हैं। आपने ये नाम अक्सर सुना होगा। तो तहसील को तालुका भी कहते हैं, और ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट तहसील में ही बटा होता है। तो आगे देख लेते हैं। अब पटवारी का जो सुपरविजन है वो कौन करता है? यहाँ पर हिंदी में है और यहाँ पर है इंग्लिश में। देखो सबसे ऊपर होता है जिलाधिकारी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे होता है तहसीलदार। तो ये जो तहसीलदार है यही होता है पटवारी से ऊपर। जो पटवारी के काम का सुपरविजन है वो तहसीलदार ही करता है। तो पटवारी से ऊपर हो गया तहसीलदार, और तहसीलदार से ऊपर हो गया जिला अधिकारी। तो सबसे ऊपर होता है जिलाधिकारी, उसके नीचे तहसीलदार और उसके नीचे पटवारी। तो ये कुछ इस तरह से है जैसे हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी थी। पंचायत में कितने स्तर थे? 3 स्तर थे। वैसा ही स्तर है इसका भी। जिलाधिकारी सबसे पहले, और उसके बाद तहसीलदार, और फिर पटवारी जो कि गाँव का ब्यौरा रखता है। तो उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। ये बात की जा रही है इन दोनों के ही बारे में, जिलाधिकारी और तहसीलदार के बारे में। तो वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। यानी कि जो तरह तरह के जो टैक्सेस हैं वो इकट्ठा करना जो होता है उसका जो निरीक्षण करते हैं वो यही करते हैं जिलाधिकारी और तहसीलदार। इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। अभी हम जानेंगे इसके बारे में। और विद्यार्थी को जरूरत पड़ने पे जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। आपने अक्सर बनवाया होगा तहसील में अपना कोई प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कई तरह के होते हैं प्रमाण पत्र। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो विद्यार्थी को जारी करके देते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो जमीन से जुड़े हुए विवाद बहुत आते हैं गाँव से, तो तहसीलदार के दफ्तर में ही वो सुने जाते हैं। ये इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें हम ये जान लेते हैं, अभी हमने देखा था कि किसानों को उनके ज़मीन के रिकॉर्ड की नकल देना यानी कॉपी देना एक, तो इसकी ज़रूरत किसानों को क्यों पड़ती है? किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्यों ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो अगर एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तो उस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पता चलेगा कितनी ज़मीन है और किस जगह से किस जगह तक की है? एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो तब उस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है तो भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना अगर चाहता है तो भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो उसके खेत के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, खेत के जो पेपर होते हैं जिन पर लिखा होता है कि किसान के हिस्से में कितनी ज़मीन है, तो वो कॉपी मिलती है किसान को। जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे तहसीलदार के पास होते हैं, तो एक नकल जो है वो किसान को मिलती है उसकी। आगे देख लेते हैं। अब देखो इसी से चीज़ से जुड़ा हुआ है ये हमारा एक्ट भी, जो हमने भी देखा था ना, किसान अपने बेटे या बेटियों में जो ज़मीन बांटना चाहता है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी से जुड़ा है ये हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 यानी हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो ये देखो ये कानून था हमारा पहले हिंदू अधिनियम धारा 2005, तो इसमें अमेंडमेंट हुआ है। इसमें अमेंडमेंट हुआ है यानी सुधार हुआ, संशोधन जिसे हम बोलते हैं वो हुआ है। देखो जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं, उनके जिनके पास ज़मीन है, तो हम आमतौर पर पुरुषों के बारे में सोचते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि कोई महिला उसकी मालकिन होगी। हम हमेशा ये सोचते हैं कोई पुरुष ही होगा। तो महिलाओं की जो हैसियत है खेतों में काम करने में एक मददगार भर की मानी जाती है, यानी कि वो एक हेल्पर समझी जाती है आमतौर पर सिर्फ काम करने के लिए। उनके बारे में ज़मीन के मालिक में कभी सोचा नहीं जाता, यानी कि ये नहीं कहा जाता कि कभी कोई ज़मीन की मालिक होगी वो महिला होगी। तो अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था और पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। ऑटोमेटिकली ये कहा जाता था कि जो पिता की प्रॉपर्टी या फिर ज़मीन का जो वारिस है वो उसका बेटा है या फिर जो हकदार है वो बेटा है। तो बेटियों को ये अधिकार नहीं मिलता था पहले, लेकिन अब इस एक्ट में जो है एक संशोधन किया गया, तो ये कानून अब बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों और बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। और इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो किस किस को इसमें हिस्सा मिलता है? बेटों को, बेटियों को और उनकी माँ को, तो तीनों को इसमें बराबर हिस्सा मिलता है फादर की डेथ के बाद। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, यानी कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू होगा और इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। यानी कि सभी राज्यों के लिए है ये, सभी यूटीज़ के लिए है, तो सभी को ये कानून मानना होगा। लेकिन हम कह सकते हैं अब नियम तो बहुत बन जाते हैं, संविधान में बहुत कानून बन जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट कितने होते हैं ये बात देखने की है। तो इसका भी देखेंगे कि कितना ये इम्प्लीमेंट होगा।
अब इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं हम, पब्लिक सर्विसेज इन द विलेज, गांव में सार्वजनिक सेवाएं, यानी कि जो गवर्नमेंट जो सेवाएं प्रोवाइड कराती है वो कौन कौन सी सेवाएं आपको मिलती हैं गाँव में। तो उसमें कुछ ये मुख्य हैं, कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि कौन सी चीज़ें आपको या फिर ये पूछा जाएगा पब्लिक सर्विसेज ये गाँव में कौन कौन सी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसमें एक तो आता है मिल्क सोसाइटी, दूध उत्पादन समिति, फेयर प्राइस शॉप यानी कि राशन की दुकान, बैंक, पुलिस स्टेशन, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, एग्रीकल्चरल सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, द पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर और उप डाकघर, आंगनवाड़ी, क्रैश सेंटर जो होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं 2 साल तक के, 2 या 3 साल तक के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो ये सभी सार्वजनिक सेवाएं हैं जो कि आपको गांव में देखने को मिलेंगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो लास्ट चैप्टर के मैंने नहीं कराए हैं, वो हम साथ में ही करेंगे। तो क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे तो नेक्स्ट क्लास में ही हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर।